भारतीय ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष की नज़र में एक इंसान मतलब उसकी पूरी पहचान बनती कैसे है। हम समय के सबसे छोटे धागे से शुरू करेंगे, फिर उसे राशियों के ताने बाने में बुनेंगे और देखेंगे कि ग्रहों के रंग उसमें कैसे भरे जाते हैं। और इससे जो एक तस्वीर बनती है जिसे हम कुंडली कहते हैं, इसके लिए हम पंडित रामस्वरूप शर्मा की किताब ज्योतिष सर्व संग्रह के कुछ हिस्सों को खंगाल रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ज्योतिष के अलग अलग हिस्सों को जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। और ये किताब, जैसा कि इसका नाम ही है, एक संग्रह है। इसे ज्योतिष की जो जटिल प्रणाली है उसको सिखाने के लिए बनाया गया है। मतलब एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझ लीजिए। और ये शुरू होती है सबसे बुनियादी चीज से, समय। हाँ, ये मैंने भी देखा। किताब सीधे भविष्यवाणियों पर नहीं जाती, बल्कि पहले समय को परिभाषित करती है। इसमें 16 तिथियों का जिक्र है। अब आमतौर पर तो हम तिथि को सिर्फ एक तारीख समझते हैं, लेकिन यहाँ बात उससे कहीं ज्यादा गहरी लगती है। इन तिथियों को भी नंदा, भद्रा, रिक्ता और पूर्णा जैसे समूहों में बांटा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ज्योतिष में हर समय खंड का अपना एक गुण होता है, एक चरित्र होता है। कोई भी दिन सिर्फ मंगलवार नहीं है। तिथि, जो बेसिकली सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी है, उस दिन को एक खास ऊर्जा देती है। जैसे नंदा तिथियां आनंद के लिए अच्छी मानी जाती हैं, तो रिक्ता तिथियों में कोई नया काम शुरू करने से मना किया जाता है क्योंकि वो खाली मानी जाती हैं। ये वर्गीकरण दिखाता है कि ज्योतिष हर चीज को उसके स्वभाव के हिसाब से देखता है। अच्छा, तो ये हुआ समय का पहला फिल्टर। इसके बाद किताब नक्षत्रों की बात करती है, अश्विनी से लेकर रेवती तक, पूरे 28। मैं ये तो जानती हूँ कि ये तारों के समूह है, लेकिन किताब हर नक्षत्र को एक देवता सौंपती है। जैसे अश्विनी के लिए अश्विनी कुमार, भरणी के लिए यम। इसका क्या फायदा? मतलब एक नक्षत्र को देवता की जरूरत क्यों है? देवता उस नक्षत्र के चरित्र को, उसकी मूल ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। ये एक तरह से एक शॉर्टकट है समझने का। जैसे अश्विनी कुमार वैदिक देवता हैं, वो चिकित्सक हैं और बहुत तेजी से यात्रा करते हैं। हाँ। तो अश्विनी नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति या उस नक्षत्र में शुरू हुआ कोई भी काम, उसमें गति, ऊर्जा और हीलिंग की क्षमता हो सकती है। और वहीं भरणी के देवता हैं यम, जो मृत्यु और अनुशासन के देवता हैं। तो भरणी नक्षत्र की ऊर्जा में एक तरह का भारीपन या कहें कि परिवर्तन या अंत जैसी बातें शामिल हो सकती हैं। ये सिर्फ खगोल विज्ञान नहीं है, ये मिथकों का विज्ञान भी है, और ये सीधे तौर पर किसी की पहचान से भी जुड़ता है। किताब में एक चार्ट है जो हर नक्षत्र के लिए कुछ अक्षर तय करता है। जैसे अश्विनी के लिए चू, चे, चो, ला, और कहा जाता है कि बच्चे का नाम इन्हीं में से किसी अक्षर पर रखना चाहिए। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। क्या इसका मतलब यह है कि ज्योतिष तय करेगा कि मेरा नाम अ से शुरू हो या प से? ज्यादातर लोग तो अपनी मर्जी से नाम रखते हैं। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, ये एक परंपरागत प्रथा है। इसका मकसद था व्यक्ति की पहचान को उसकी ब्रह्मांडीय पहचान से जोड़ना, एक तरह से उस व्यक्ति पर उसके जन्म नक्षत्र की मोहर लगाने जैसा। अच्छा। कि जब कोई आपका नाम ले तो अनजाने में ही सही वो उस नक्षत्र की ऊर्जा को सक्रिय कर रहा है। आज के जमाने में लोग अपनी पसंद से नाम रखते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये परंपरा दिखाती है कि ज्योतिष में नाम सिर्फ एक पुकार नहीं, बल्कि एक मंत्र की तरह देखा जाता था। वाह, ये तो काफी गहरा है। तो हमारे पास तिथि आ गई, नक्षत्र आ गया, अब इन सबको एक बड़े कैनवस पर रखा जाता है जिसे हम कुंडली कहते हैं। इसमें 12 घर या भाव होते हैं। किताब में इन घरों की एक लिस्ट भी दी गई है। पहला घर शरीर, दूसरा धन, 7वां जीवन साथी, 10वां कर्म। लेकिन क्या ये घर अलग अलग काम करते हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं? जैसे क्या किसी के करियर का घर यानी 10वां घर उसके धन के घर मतलब दूसरे घर को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर ज्योतिष महज एक लिस्ट से बढ़कर एक डायनेमिक सिस्टम बन जाता है। ये घर बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ज्योतिष में एक नियम है कि कोई भी घर अपने से अगले घर का आधार बनता है। लेकिन इसे और सरल तरीके से समझें तो 10वें घर का स्वामी ग्रह अगर दूसरे घर में बैठा हो तो ये एक क्लासिक धन योग है। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि व्यक्ति अपने कर्म यानी प्रोफेशन से धन कमाएगा। इसी तरह अगर 7वें घर जो जीवन साथी का है
उसका स्वामी 11वें घर यानी लाभ के घर में बैठ जाए तो यह शादी के बाद भाग्य चमकने का संकेत हो सकता है। कुंडली एक एक इंटरकनेक्टेड वेब है, अलग अलग डिब्बे नहीं। ठीक है, तो ये हुआ कुंडली का मंच। अब आते हैं इसके मुख्य किरदारों पर। ग्रह। किताब इन्हें बड़े दिलचस्प तरीके से पेश करती है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति और बुध युवराज। ये तो किसी शाही दरबार जैसा लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक उपमा नहीं है, ये विश्लेषण का एक तरीका है। आप सोचिए, अगर किसी की कुंडली में राजा यानी सूर्य और सेनापति यानी मंगल एक साथ बैठे हों तो उस व्यक्ति में जबरदस्त नेतृत्व क्षमता और आक्रामक ऊर्जा होगी। लेकिन अगर राजा के साथ शनि, जो सेवक या प्रजा का प्रतीक है, वो बैठा हो तो व्यक्ति में अधिकार और कर्तव्य के बीच एक आंतरिक संघर्ष हो सकता है। ये मानवीकरण ग्रहों के जटिल गणितीय संबंधों को मानवीय रिश्तों की भाषा में समझने में मदद करता है। किताब इससे भी आगे जाती है, वो ग्रहों की जाति भी बताती है। शुक्र और बृहस्पति को ब्राह्मण कहा गया है, सूर्य और मंगल को क्षत्रिय। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ज्योतिष में भी जातिवाद है? नहीं, इसे सामाजिक जाति से जोड़ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। यहाँ जाति का मतलब है काम करने का तरीका या स्वभाव। ब्राह्मण ग्रह जैसे बृहस्पति और शुक्र वो ज्ञान, सलाह और कूटनीति से जुड़े हैं। वो सलाहकारों और शिक्षकों की तरह काम करते हैं। ओके। वहीं क्षत्रिय ग्रह सूर्य और मंगल वो सीधे एक्शन, साहस, शासन और रक्षा से जुड़े हैं। वो योद्धा और राजा की तरह हैं। तो अगर आपके करियर के घर पर बृहस्पति का प्रभाव है तो आप सलाहकार, शिक्षक बन सकते हैं। ओके। और अगर मंगल का है तो आप सेना, पुलिस या सर्जरी जैसे कामों में जा सकते हैं। और यहीं पर बात और उलझ जाती है, क्योंकि इन किरदारों के अपने आपसी रिश्ते भी हैं। किताब में एक ग्रह शत्रु मित्र चक्र दिया है। इसमें बताया गया है कि सूर्य और शनि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ये क्यों है? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? हाँ, और इसके पीछे एक बहुत गहरी पौराणिक कहानी है जो उनके ज्योतिषीय स्वभाव को पूरी तरह से समझा देती है। कहानी कुछ यूं है कि शनि सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्य ने अपने पुत्र शनि को उनके काले रंग के कारण स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तभी से पिता और पुत्र में एक स्वाभाविक तनाव है। अच्छा। ज्योतिष में यही तनाव कुंडली में दिखता है। सूर्य है अहंकार, प्रकाश, सत्ता, और शनि है अनुशासन, सीमा, अंधकार। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के अंदर अधिकार और कर्तव्य, अहंकार और विनम्रता के बीच एक जबरदस्त संघर्ष पैदा होता है। तो जब ये दुश्मन ग्रह एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं या साथ आ जाते हैं तो जाहिर है कुछ गड़बड़ भी होती होगी। क्या ज्योतिष में इन गड़बड़ियों के लिए कोई खास नाम है? मुझे दोष शब्द याद आ रहा है। बिल्कुल सही। जब ग्रहों का तालमेल बिगड़ता है या कोई ग्रह किसी ऐसी जगह बैठ जाता है जहां वो सहज न हो तो उसे दोष कहा जाता है। दोष का मतलब कोई श्राप नहीं है, बल्कि ये कुंडली के उस हिस्से में एक तनाव या कमजोरी का संकेत है। किताब में कुछ खास दोषों पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे गंडमूल नक्षत्र। कहा जाता है कि मूल, ज्येष्ठा या आश्लेषा जैसे नक्षत्रों में जन्म लेना अशुभ होता है। लेकिन क्यों? इन कुछ नक्षत्रों में ऐसा क्या खास है? इन्हें गंडमूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नक्षत्र ज्योतिषीय संधियों पर पड़ते हैं, मतलब जहां एक राशि खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक नो मैन्स लैंड है, एक अस्थिर ऊर्जा वाला क्षेत्र। जैसे दो नदियों का संगम होता है जहां पानी में जबरदस्त उथल-पुथल होती है, वैसे ही ये एक ब्रह्मांडीय संगम है। इसीलिए माना जाता है कि इस ऊर्जा में जन्मे व्यक्ति के जीवन में शुरुआत में कुछ उथल-पुथल रहती है। अच्छा, तो ये एक ऊर्जा के असंतुलन का मामला है। किताब इसके उपाय भी बताती है, जैसे मूल शांति पूजा, जिसमें मंत्रों का 27,000 बार जाप करने को कहा गया है। हाँ, क्योंकि ज्योतिष प्रणाली सिर्फ समस्या बता के छोड़ नहीं देती। वो मानती है कि अगर कोई ऊर्जा असंतुलित है तो उसे मंत्रों या दान के जरिए संतुलित किया जा सकता है। 27,000 बार मंत्र जाप का मकसद उस नक्षत्र की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करना है। ये उस उथल-पुथल वाली ऊर्जा को एक तरह से शांत करने जैसा है। ठीक है, ये तर्क समझ में आता है। अब उस दोष पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है और जिससे मुझे लगता है कि हर माता पिता डरते हैं, मांगलिक दोष। किताब के अनुसार अगर मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में हो तो ये दोष बनता है। क्या मंगल इतना खराब ग्रह है कि इन घरों में बैठते ही शादीशुदा जिंदगी तबाह कर देता है? नहीं, मंगल खराब ग्रह नहीं है,
मंगल तो ऊर्जा, आक्रामकता और जुनून का ग्रह है। अब आप सोचिए, अगर ये ऊर्जा पहले घर में हो जो व्यक्तित्व का है, तो व्यक्ति बहुत आक्रामक हो सकता है। अगर ये 7वें घर में हो जो जीवन साथी का है, तो ये रिश्ते में टकराव दे सकता है। 8वें और 12वें घर का संबंध यौन ऊर्जा से है। वहां मंगल का होना जुनून तो बढ़ा सकता है, लेकिन टकराव भी पैदा कर सकता है। तो ये दोष ऊर्जा के गलत जगह होने का मामला है, जैसे एक हाई वोल्टेज उपकरण को गलत सॉकेट में लगा दिया हो। और मैंने सुना है कि अगर 2 मांगलिक लोगों की शादी हो जाए तो ये दोष कट जाता है। क्या ये सच है? हाँ, मोटे तौर पर यह माना जाता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि एक जैसी ऊर्जा वाले 2 लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही एक मंगल की ऊर्जा को दूसरे की ऊर्जा संतुलित कर देती है। और शादी से जुड़ा एक और दोष है नाड़ी दोष। किताब नक्षत्रों को 3 नाड़ियों में बांटती है, आदि, मध्य और अंत्य। अगर लड़के और लड़की की नाड़ी एक ही हो तो इसे बहुत बुरा माना जाता है। अब ये क्या बला है? हाँ, ये ज्योतिष का आयुर्वेद के साथ जुड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये 3 नाड़ियां, आदि, मध्य और अंत्य, आयुर्वेद के 3 मूल दोषों, वात, पित्त और कफ को दिखाती हैं। ऐसा माना जाता है कि एक ही नाड़ी होने का मतलब है कि दोनों का मूल शारीरिक और मानसिक स्वभाव एक जैसा है। इससे न सिर्फ संतान उत्पत्ति में समस्या आ सकती है, बल्कि दोनों के बीच आकर्षण भी कम हो सकता है। तो इन सभी दोषों के लिए किताब में उपाय भी दिए गए हैं, और सबसे आम उपाय है दान। शनि के लिए काले तिल और तेल, बृहस्पति के लिए चने की दाल। इसका क्या तर्क है? शनि को काले तिल ही क्यों? इसके पीछे समानता का सिद्धांत काम करता है। हर ग्रह कुछ खास चीजों, रंगों और धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। शनि धीमी गति का, ठंडी प्रकृति का, गहरे रंग का ग्रह है, इसलिए तेल, लोहा, काले तिल ये सब उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जब आप इन चीजों का दान करते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से शनि की नकारात्मक ऊर्जा को अपने से दूर कर रहे होते हैं। आप उस ग्रह की ऊर्जा को संतुष्ट करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम ज्योतिष सर्वसंग्रह के बारे में क्या कह सकते हैं? ये सिर्फ भविष्य बताने वाली कोई रहस्यमयी किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद व्यवस्थित और तार्किक प्रणाली है, जिसका अपना एक व्याकरण है, अपनी एक भाषा है। ये प्रतीकों की एक जटिल भाषा है। ग्रह, राशि, घर, नक्षत्र, जिनका इस्तेमाल जीवन की संभावनाओं और चुनौतियों का एक नक्शा बनाने के लिए किया जाता है। सही। मुख्य बात इस ज्ञान प्रणाली की संरचना है। चाहे कोई इसे विज्ञान माने या एक विश्वास प्रणाली, इस किताब में जो आंतरिक तर्क है उसको नकारा नहीं जा सकता। और किताब में एक आखिरी बात है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इसमें लिखा है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति शरीर पर तिल जैसे भौतिक निशानों का भी संकेत दे सकती है। हाँ, और ये इस विश्वास की ओर इशारा करता है कि हमारा ब्रह्मांडीय खाका सिर्फ आध्यात्मिक या हमारे भाग्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भौतिक रूप में भी प्रकट हो सकता है। और ये हमें इस दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है कि हमारा भौतिक शरीर हमारे जन्म के समय बने खगोलीय नक्शे का किस हद तक प्रतिबिंब है।